वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 15th लेक्चर है और इसका टाइटल है प्रोड्यूसर बिहेवियर प्रोडक्शन साइड एनालिसिस कंटिन्यूड। इसमें सबसे पहले है आइसो कॉन्ट। आइसो कॉन्ट का मतलब क्या है? आइसो का मतलब होता है इक्वल और कॉन्ट का मतलब क्वांटिटी, तो इसका मतलब हो गया इक्वल क्वांटिटी। तो ये तो इसका लिटरल मीनिंग हो गई। लेकिन आइसो कॉन्ट जो है वो एक इंडिफरेंस कर्व की तरह ही है। अगर आपने पिछले लेसन्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। इंडिफरेंस कर्व ऐसा कर्व था जो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता था और सेम सेटिस्फेक्शन के डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता था। अब आइसोकॉन्ट जो है ये भी कुछ शो करता है कॉम्बिनेशंस को, और ये जो कॉम्बिनेशन शो करता है ये शो करता है डिफरेंट इनपुट्स के जो कॉम्बिनेशन है, दो इनपुट्स के कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। यानी कि अब जैसे यहाँ पे कैपिटल और लेबर है, तो कैपिटल और लेबर के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन हैं और उनसे क्या हो रहा है कि सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलेगा। यानी कि अब ये पूरा जो आइसोकॉन्ट का जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट के ऊपर जितना भी आउटपुट मिल रहा है, यानी कि जो प्रोडक्शन हो रही है वो सेम होगी। फॉर एग्जांपल 100 सोप बन रहे हैं एक फैक्ट्री के अंदर, तो वो किसी भी पॉइंट के ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको 100 सोप ही मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे कैपिटल के यूनिट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, 10 यूनिट यूज़ हो रहे हैं कैपिटल के, और लेबर का सिर्फ एक ही यूनिट यूज़ हो रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पे 100 यूनिट्स बन रहे हैं। और अगर हम यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पे लेबर के यूनिट्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। लेबर के यहाँ पे 10 यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं और कैपिटल का सिर्फ एक ही यूनिट यूज़ हो रहा है। यहाँ पे भी 100 जो है वो यूनिट्स बन रहे हैं, तो यानी कि 100 पीस बन रहे हैं सोप के। तो आइसो कॉर्न का जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता है दो इनपुट्स के, जिनसे सेम जो है वो अमाउंट ऑफ आउटपुट मिलता है, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होती है। अब अगर आप ये सोचेंगे कि इसको बढ़ाया भी जा सकता है, इस प्रोडक्शन को 100 से 200 या 300 यूनिट्स भी किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। और ऐसी सिचुएशन में एक कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा राइट की तरफ जब बढ़ाएंगे, और अगर कम होगा तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। तो इसीलिए एक और कॉन्सेप्ट आता है आइसोकॉन्ट मैप का। आइसोकॉन्ट मैप के अंदर कई सारे जो है वो आइसोकॉन्ट कर्व होते हैं। एक्चुअली ये एक सेट होता है आइसोकॉन्ट कर्व का, और इसके अंदर कई सारे जो है वो आइसोकॉन्ट कर्व होते हैं, और वो इसी चीज़ को शो करते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट को। यानी कि एक आइसोकॉन्ट कर्व एक आउटपुट के लेवल को शो करेगा। यानी कि सपोज करें 100 को शो कर रहा है एक आइसोकॉन्ट, उससे ऊपर वाला 200 को शो करेगा, फिर उससे ऊपर वाला 300 को, उससे ऊपर वाला 400 को। सो डिफरेंट जो है वो आइसोकॉन्ट कर्व होंगे आइसोकॉन्ट मैप के अंदर, और ये जितने भी कर्व होंगे ये पैरेलल होंगे और ये जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और जितना ऊपर जाता जाएगा आइसोकॉन्ट कर्व उतनी ज़्यादा जो है वो उतना ज़्यादा आउटपुट को वो शो करेगा कि उतना ज़्यादा आउटपुट हो रहा है, यानी कि उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है। इसके बाद है फिर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन पहले आ चुका है, यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन है, तो ये भी काफ़ी हद तक सिमिलर कॉन्सेप्ट है। सो स्लोप जो होता है आइसोकॉन्ट का, जो आइसोकॉन्ट आपको दिखाया है, वो इक्वल होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन के। अब ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन जो है असल में ये एक रेट होता है जिस रेट के ऊपर एक फैक्टर जो है वो, यानी कि एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होता है और दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो उसमें इजाफा होता है, ताकि सेम लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी मिल सके। यानी कि लेबर के अंदर अगर कमी आई है तो कैपिटल के अंदर इजाफा हुआ, और कैपिटल के अंदर कमी आई तो लेबर के अंदर इजाफा हुआ, और सेम लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी मिल रही है। यानी वही 100 यूनिट ऑफ सोप जो है, अगर हम उसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करें तो 100 रुपीज़ ऑफ सोप मिल रहा है। तो यही जो है वो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन है। और इसका जो अगर हम लेबर ऑफ कैपिटल के हिसाब से देखें तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है इज इक्वल्स टू चेंज इन कैपिटल विच इज द के डिवाइडेड बाय द चेंज इन लेबर। So change in capital multiplied by the MPPK, which is the marginal physical product of capital, is equals to the change in labor multiplied by the marginal physical product of labor। और इसको रीअरेंज करेंगे तो इस तरीके से आएगा change in K divided by change in L is equals to MPPL divided by MPPK। और दो फार्मूले आपके सामने ये लिखे हुए हैं MRTS के मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन के, यानी कि चेंज इन K which is the change in capital divided by the change in L which is the change in labor, जो कि ऊपर भी लिखा हुआ यही वाला फार्मूला। और दूसरा जो
फार्मूला इसका, उसके अंदर MPPL ऊपर है यानी कि लेबर जो है वो ऊपर है, और MPPK यानी कि कैपिटल जो है वो नीचे है। तो जो पोजीशन है K की और L की यानी कि कैपिटल और लेबर की जो पोजीशन है वो दोनों जो है वो रिवर्स्ड हो गई है इन दोनों फार्मूले के अंदर, रिवर्स्ड पोजीशन है, और ये दोनों फार्मूले MRTS के हैं। So now the isochron can be used to illustrate the concept of return to scales and the return to factor, यानी कि isochron को जो है इस्तेमाल किया जा सकता है इलस्ट्रेशन के लिए रिटर्न टू स्केल्स की और रिटर्न टू फैक्टर की। सो अगर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब ये होता है कि जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट है। तो ऐसी सिचुएशन में जो आइसोकॉन्स होंगे, आपको बताया गया था पीछे कि आइसोकॉन के मैप के बारे में, तो वहाँ पे क्या था कि एक से ज़्यादा आइसोकॉन्ट होंगे, ऊपर जाता जाएगा राइट की तरफ। तो अगर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पे इक्वल स्पेस्ड होगा आइसोकॉन्ट में, यानी कि जो आइसोकॉन्ट्स होंगे, एक आइसोकॉन्ट के बाद दूसरा आइसोकॉन्ट और फिर तीसरा, उनके दरमियान इक्वल स्पेस्ड होगा, यानी कि जितना फर्क एक से दूसरे के दरमियान है उतना ही फर्क दूसरे से तीसरे के दरमियान होगा। अगर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा तो आइसोकॉन्ट जो है वो क्लोजर एंड क्लोजर होते जाएंगे, यानी कि जो फर्क है उसमें कमी आती चली जाएगी जैसे जैसे आइसोकॉन्ट्स ऊपर जाएंगे। ये होगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल वाले में। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब इनपुट कम आउटपुट ज़्यादा है, तो उसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है यानी कि इनपुट ज़्यादा है आउटपुट कम है, तो ऐसे सिचुएशन में आइसोकॉन्ट्स जो है वो एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो आइसोकॉन्ट्स जो है एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे। और चौथा पॉइंट ये है कि डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर्स, जो डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर है उसको इलस्ट्रेट किया जा सकता है बाय कीपिंग वन ऑफ द इनपुट कांस्टेंट, यानी कि जो एक इनपुट है यानी कि एक फैक्टर है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसको कांस्टेंट रखकर, यानी कि कैपिटल अगर हम एग्जांपल में ले लें, और हेयर इफ देयर आर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और अगर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है तो एवर इंक्रीजिंग इंक्रीमेंट ऑफ लेबर विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इक्वल इंक्रीमेंट्स ऑफ टू आउटपुट, यानी कि ऐसे सिचुएशन में हमें उतना ही जितना इंक्रीमेंट होगा लेबर के अंदर वही रिक्वायर्ड है हमें इक्वल इंक्रीमेंट के लिए आउटपुट की, यानी कि जितना लेबर के अंदर इंक्रीमेंट होगा उतना ही आउटपुट के अंदर भी जो है वो इंक्रीमेंट होगा, इजाफा होगा। अब है आइसो कॉस्ट और बजट लाइन। सो आइसो कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये तकरीबन सिमिलर है बजट लाइन के कॉन्सेप्ट की तरह, और पिछले लेसन्स के अंदर बजट लाइन का कॉन्सेप्ट आ चुका है। सो आइसो कॉस्ट क्या शो करती है, डिफरेंट जो है वो कॉम्बिनेशन शो करती है फैक्टर्स के सेम लेवल ऑफ बजट में, यानी कि ये फर्म को एक बजट मिलता है और उस बजट के अंदर फर्म जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकती है फैक्टर्स के, यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, अगर एक फैक्टर फर्म ज़्यादा लेगी तो दूसरा फैक्टर कम होगा। अगर मैं कैपिटल ज़्यादा लेगी फर्म तो लेबर कम होगा, और लेबर ज़्यादा लेगी तो कैपिटल कम होगा। सो अगर दोनों ही फैक्टर्स के जो है वो, यानी कि इनपुट कहा जाता है इनको फैक्टर्स को, इन दोनों इनपुट्स के अगर प्राइस बढ़ते हैं तो जो आइसो कॉस्ट लाइन है वो इन्वर्ट शिफ्ट कर जाएगी, यानी कि नीचे की तरफ शिफ्ट करेगी। इसलिए नीचे की तरफ क्योंकि अगर इन दोनों के प्राइस बढ़ेंगे तो दोनों की जाहिर बात है प्राइस बढ़ने से दोनों कम हायर करेगी फर्म, और अगर किसी एक के अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो जाहिर बात है फिर वो कम हायर करेगी फर्म। And the slope of iso cost is the PL divided by PK. PL is the price of the labor divided by the price of the capital. So iso cost और iso con combination can help answer, यानी कि ये जो iso cost और iso con का जो combination है ये help करता है आंसर करने में कुछ questions को, और वो दो questions हैं what is the least cost way of producing a particular level of production, यानी कि कौन सा least cost तरीका है प्रोड्यूस करने के लिए एक पार्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट, एक पार्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने का कौन सा लीस्ट कॉस्ट तरीका है, यानी कि कम कॉस्ट जिसके अंदर आए। एंड व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट द फर्म कैन प्रोड्यूस गिवन अ सर्टेन बजट, यानी कि कितना एक हाईएस्ट लेवल का आउटपुट जो एक फर्म प्रोड्यूस कर सकती है जो उसको बजट मिला है उस बजट के अंदर। सो नाउ द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, इसके अंदर MRTS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन बराबर है MPPL विच इज़ द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय द MPPK मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू द PL विच इज़ द लेबर एंड द PK विच इज़ द कैपिटल। सो इन आइदर केस द ऑप्टिमल फैक्टर कॉम्बिनेशन ऑब्टेन्स एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ऑप्टिमल जो फैक्टर कॉम्बिनेशन है वो वहाँ पे हासिल किया जा रहा है जहाँ पे
पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है बिटवीन द रिलेवेंट आइसो कॉस्ट एंड द आइसो कॉन्ट एट दिस पॉइंट. सो अब ये जो पॉइंट है एट पॉइंट आर द आइसो कॉन कर्व इज टेंजेंट टू द बजट लाइन आइसो कॉस्ट. दिस इज द ऑप्टिमल फैक्टर कॉम्बिनेशन. अब ये जो पॉइंट है आर का पॉइंट, ये जो है यहाँ पे टेंजेंट कर रहा है आइसो कॉन जो है वो आइसो कॉस्ट के साथ. ये एक ऑप्टिमल पॉइंट है, ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका, इनके लेबर और कैपिटल का जो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है वो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर है जो आर का पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे आइसो कॉन जो है वो आइसो कॉस्ट को जो है वो टेंजेंट कर रहा है. नाउ दी संक कॉस्ट. अब संक कॉस्ट क्या है? इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस डिसीजन संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो ऑलरेडी इनकर्ड हो गई है और उसको रिकवर नहीं किया जा सकता सिग्निफिकेंट डिग्री तक. अब इसका मतलब यही है कि ये एक ऐसी कॉस्ट होती है जो इनकर्ड हो गई है और उसको रिकवर नहीं किया जा सकता और इसको इंक्लूड नहीं होना चाहिए रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर. अब अगर इसकी एग्जांपल ली जाए तो जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है वो भी संक कॉस्ट कंसिडर किया जाता है उसको भी. तो ये था आज का लेसन. आपको अगर कोई क्वेश्चन है इस लेसन के बारे में तो आप नीचे कमेंट कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आप ये स्लाइड हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.